नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने अजमेर में हुई घटना जो सन 1992 में हुई थी उसके बारे में विस्तृत बात की थी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना देश के लिए कश्मीर है या अन्य कोई और राज्य। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर में हो रही उन तमाम घटनाओं के बारे में जो मणिपुर को भारत से अलग करने की नाकाम कोशिशों को दिखाती हैं। हम बात कर रहे हैं कुकी लैंड की उस साजिश के बारे में जिसने पिछले 2 महीनों से पूरे भारत को हिला रखा है। इस पूरी घटना में अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 300 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, 37,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं और 2,000 घर जलाए जा चुके हैं। ये घटना शुरू होती है 27 मार्च को उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए उस ऑब्जर्वेशन के बाद से, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन देती है कि वहाँ की एक जनजाति जिसे मैतेई समुदाय कहा जाता है और जिसे आज़ादी के बाद से अभी तक जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, उसे जनजाति का दर्जा देने पर विचार करना चाहिए। हिंसा की शुरुआत उस समय होती है जिस समय ये ऑब्जर्वेशन आता है और उस ऑब्जर्वेशन आने के ठीक 1 महीने बाद यानी 27 अप्रैल को चूड़ाचांदपुर जो कि एक मणिपुर का एक शहर है, उधर एक ओपन जिम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना था। उद्घाटन के 1 दिन पहले ही उस ओपन जिम को आग लगा दी जाती है, उसे राख कर दिया जाता है। 27 अप्रैल को चूड़ाचांदपुर में हुई आगजनी के बाद 3 मई को एक रैली का आयोजन किया जाता है। यह रैली जो है स्टूडेंट्स की एक यूनियन है उसके द्वारा आयोजित की गई। इसमें हज़ारों लोगों ने भीड़ इकट्ठा की। यह रैली जो है चूड़ाचांदपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर तोरबंद में आयोजित होती है। इस पूरी रैली कई हज़ारों लोग एकत्रित होते हैं और रैली में कुछ उकसाऊ भाषण होते हैं, उकसाऊ नारे लगते हैं और जिसके बाद पूरा तोरबंद हिंसा से घिर जाता है, सहम जाता है और जल जाता है। इस घटना में 2,000 घर जला दिए जाते हैं, लगभग 60 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और यह घटना सिर्फ तोरबंद में अकेले सीमित नहीं रहती, ये अन्य 10 जिलों में भी फैलती है। वहाँ भी आगजनी होती है, किलिंग्स होती हैं, लोगों को घर से भगाया जाता है। अब इस पूरे विवाद में अगर आप देखेंगे तो 2 पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पक्ष है मैतेई समाज का और दूसरा पक्ष जो है जिसे कुकी और नागा समुदाय कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में यह पूरी कहानी घूम रही है, पर क्या सिर्फ इन दोनों समुदायों का ही इस पूरे घटनाक्रम में रोल है या कई अन्य भी कारण हैं इस घटना के पीछे? आइए देखते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करें तो बेसिक लड़ाई जो शुरू होती है वो 2 समुदायों में होती है, जिसमें पहली है मैतेई समाज और दूसरी है कुकी नागा समाज। मैतेई समाज धर्म से हिंदू हैं, कुकी एवं नागा मूलतः ईसाई हैं। मणिपुर में अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो फिलहाल 53% मैतेई समाज का योगदान है। नागा समाज और कुकी समाज मिलकर लगभग 16-17% के आसपास ये बैठते हैं। अब सोचने की बात यहाँ ये है कि विवाद क्या है। चूँकि कुकी और नागा समाज जो है जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं और मणिपुर में अगर आप भौगोलिक दृष्टि से अगर आप मणिपुर का विभाजन करें तो 10% भाग जो मैदानी है और 90% भाग जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसमें कुकी और नागा समाज के पास जो जगह बसावट के लिए, रहने के लिए, धनोपार्जन के कार्य करने के लिए उपस्थित है वो है 90% पहाड़ी क्षेत्र। जबकि मैतेई समाज जो लगभग 53% जनसंख्या के साथ मणिपुर में रहता है उसके पास रहने के लिए सिर्फ 10% मैदानी भाग ही हैं। यह मैतेई समाज इम्फाल के नज़दीकी घाटी क्षेत्रों में रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जनजातियों को
मणिपुर में 90% क्षेत्र आवंटित किया गया है, या कह सकते हैं संरक्षित किया गया है। परंतु अभी तक मैतेई समाज जो वहाँ की एक जनजाति है, और भारत में विलय से पहले 21 सितंबर 1949 में मणिपुर का विलय हुआ था भारतीय संघ में। उस समय तक मैतेई समाज को वहाँ एक जनजाति का दर्जा प्राप्त था, परंतु भारतीय संघ में विलय के बाद उससे वह दर्जा छिन गया, और इतने वर्ष होने के उपरांत भी अभी तक उन्हें ये जनजातीय का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसी के लिए मैतेई समाज शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय की शरण में जाकर अपने आप को जनजाति का दर्जा प्राप्त कराने के लिए प्रयासरत है। इसी के फलस्वरूप 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन जारी किया कि मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से भी न्यायालय ने अपनी राय मांगी थी। अब यही बात जो है कुकी समाज को पसंद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि कुकी समाज चूँकि अभी तक 90% पहाड़ी क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाए हुए है, और ये जो 90% पहाड़ हैं ये म्यांमार की और मणिपुर ये आपस में लगे हुए हैं, इनकी सीमा पर है, जिसके कारण इन सीमाओं का भारतीय ये बॉर्डर एरिया है, तो इसका बहुत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है। और कुकी समाज सिर्फ भारत में नहीं है, कुकी समाज जो है वो म्यांमार में भी है। म्यांमार के अप्रवासी कुकी जो हैं वो भारत में रहने वाले कुकी समाज के लोगों को हर तरफ से मदद करते हैं। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि चूँकि कुकी नागा समाज जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है और इनके लिए भूमि का आवंटन किया गया है, उसके बाद भी ये सरकारी भूमि जो रहती हैं उनको धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं, उनके जंगल को काटते जा रहे हैं, और जंगलों को काट के वो वहाँ खेती करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे खेती करने में क्या समस्या है? खेती ये सिर्फ धन धान्य की नहीं करते, इनकी खेती होती है अफीम की, गांजे की और नशे के जो पदार्थ उगाए जा सकते हैं उन सब चीज़ों की। चूँकि मणिपुर राज्य में जो सरकार है उसका इस समय जीरो टॉलरेंस की स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत वो हर तरह के नशे के व्यापार को ध्वस्त करना चाहते हैं, और जैसे ही सरकार आई उसने ऐसा काम भी किया है। तो यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके कारण कुकी समाज रोष में है, क्योंकि यह नशे का व्यापार सिर्फ मणिपुर में नहीं चलता है, ये मणिपुर से जाता है म्यांमार, लाओस के बाद कंबोडिया, यानी एक लंबी चेन है। क्योंकि कुकी समाज ये नशे के पदार्थ बेच के एक बहुत मोटी रकम का उपार्जन करता है। अब मैतेई समाज तो घाटी में है। अब अगर उनको जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो सरकार उन्हें भी भूमि आवंटित करेगी, तो वो अभी एक छत्र राज्य के अंतर्गत जिसमें उनकी कोई टोका टोकी नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी बाहुल्यता है, उनके क्षेत्रों में जाने से लोग डरते हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, कुकी समाज के 32 उग्रवादी संगठन मणिपुर में संचालित हो रहे हैं इस समय। सोचिए मात्र कितनी जनसंख्या है इनकी, 16%। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो कुकी समाज जो कि ईसाई धर्म का अनुयायी है, तो जैसे ही ईसाई धर्म की बात होती है तो चर्च इसमें इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो 16% जनसंख्या जो कि कुकियों की इस समय है, आज़ादी के समय भारत में लगभग इनके सिर्फ मात्र 3 गांव थे। मणिपुर क्षेत्र में इनके सिर्फ 3 गांव थे, और इन्होंने ये बड़े बड़े 11 गांव बना लिए, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भी जाकर बस जाते हैं और आसपास की जगह पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं, वन्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं, वन्य उपज को हानि पहुंचाते हैं। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है गांजा और अफीम की खेती करना और उसकी तस्करी करके बाहर पहुंचाना। अब जब गांजे और अफीम की खेती होगी तो स्वाभाविक सी बात है जन सामान्य तो इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं, इसमें वो लोग इन्वॉल्व होंगे
जो बहुत ही रसूखदार होंगे या जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा होगा। आप अगर न्यूज़ में आपने देखा हो कि जो घटनाएं 3 मई के दिन हुई थी मणिपुर में, उसमें उग्रवादियों के हाथ में, या कहना चाहिए जिन लोगों ने हिंसा करी उनके हाथ में AK-47 थी। अब AK-47 किसी के हाथ में आना एक नॉर्मल बात नहीं है। ये तो तभी संभव है कि कोई व्यक्ति उसमें आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, उनके उस तरीके लोगों से संबंध हो जो उन्हें इस तरीके हथियार मुहैया कराते हैं। तो इस हिंसा में कहीं ना कहीं नशे का कारोबार भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना अन्य कोई और पॉइंट। अब बात होगी चर्च की। कुकी समाज के लोग म्यांमार से आने वाले लोगों को धीरे धीरे अवैध रूप से भारत में बसा रहे हैं, यानी मणिपुर में बसा रहे हैं। अपने गांव में एक परिवार को बुला लेंगे, उसका फर्जी आधार कार्ड बनवा देंगे और उसको अन्य जितने भी दस्तावेज हैं उसको मुहैया कराए जाएंगे। चूँकि जब से मणिपुर में ये नई सरकार आई है तब से इन सभी चीज़ों पे नकेल कसी जा रही है। आतंकी गतिविधियों पे नकेल कसी जा रही है, नशे के व्यापार पर नकेल कसी जा रही है, फर्जी दस्तावेज ना बन पाए इस पे नकेल कसी जा रही है। तो इसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। और वही सब गुस्सा इन्होंने मूर्त रूप देकर मैतेई समाज का विरोध करते हुए हिंसा के रूप में 3 मई के दिन दिखाया। तो अब आप देखेंगे कि क्या 3 मुद्दे हैं इस पूरे विषय में। पहला मुद्दा है, मैतेई समाज को यदि जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो उनके पास बसावट करने के लिए एक तो जगह विस्तृत हो जाएगी, जो उनका हक भी है क्योंकि मूल निवासी वही है मणिपुर के। दूसरी बात, उनके पास व्यवसाय के साधन नए बनेंगे जिससे उनके आर्थिक विकास होगा, जो कुकी समाज बिल्कुल चाहता नहीं है। इसके पीछे एक कारण और भी है, चूँकि 53% मैतेई समाज के लोग वहाँ हैं तो राजनीतिक पकड़ भी उनकी ज़्यादा होती है। और यह राजनीतिक पकड़ कुकी समाज के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। मैतेई समाज का जनजाति का दर्जा प्राप्त कर लेना, नशे के कारोबार पर नकेल कसना, कन्वर्जन एक बहुत ही बड़ी समस्या है मणिपुर में। सन 1901 में लगभग 96% जनसंख्या हिंदू हुआ करती थी। आज वह संख्या सन 2021 में जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मात्र 49% हिंदू मणिपुर में रह गए हैं। तो बाकी के हिंदू कहाँ गए? तो वो कन्वर्ट हो गए या भाग गए। जनसंख्या तो वही है, तो इसका मतलब है कन्वर्ट हो गए। ईसाई समाज यानी कि चर्च पैसे का लोभ दे देकर हिंदुओं का कन्वर्जन कर रही है, जिसके कारण यह पूरी स्थिति का निर्माण मणिपुर में हो चुका है। तो मूलतः मैतेई समाज यदि जनजाति का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो कुकी अपना अस्तित्व खो देंगे, ऐसा उनको लगता है। और मैतेई समाज यदि जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं करेगी तो मैतेई समाज के लोग भी अपना अस्तित्व खो देंगे, क्योंकि अगर उनके पास जनजाति का दर्जा ही नहीं रहेगा तो उनकी जनजाति होने पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा भविष्य में। जब अभी नहीं हो सकती जो चीज़, वो बाद में कैसे संभव हो पाएगी। तो मैतेई समाज ये चाहता है कि उनको जनजाति का दर्जा मिले। मैतेई समाज के लोग शांतिपूर्वक ढंग से न्यायालय की शरण में जाकर अपने आप को जनजाति का दर्जा प्राप्त करवाने के लिए जूझ रहे हैं। कुकी समाज के लोग उन्हें मार रहे हैं। बस ये है पूरा पॉइंट। अब बात ये होती है कि जब 53% लोगों के घर जला दिए जाएंगे तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा? उनका भी यही हाल होगा। जो हाल कश्मीर में हुए थे वही हाल यहाँ हो रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है। अंतर वहाँ था, वहाँ मुस्लिम थे, यहाँ ईसाई हैं। तो मणिपुर को अगर कुकी लैंड होने से बचाना है तो सरकार को इस पर बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। मैतेई समाज जैसे अन्य समाज जो वहाँ की जनजातीय दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो दर्जा देना होगा, इनकी सुरक्षा करनी होगी। अन्यथा मणिपुर को दूसरा कश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि चर्च तो रात दिन सिर्फ इसी काम में लगा हुआ है कि जहाँ कहीं भी ईसाई परिवार एक मिल जाए उसको मणिपुर में किसी जगह स्थापित करना है, रातों रात वहाँ पे बांस या किसी भी प्रकार की वनोपज से बनाकर एक चर्च का निर्माण रातों रात कर देना है और उस जगह पे कब्जा कर लेना है। तो चर्च का ये षड्यंत्र आप सभी समझ गए होंगे। हिंसा वहाँ क्यों हो रही है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मणिपुर में हो रही ये घटनाएं इसलिए भी विचलित करने वाली हैं। हिंदू समाज सदैव ही शांति के साथ न्याय मांगने पे विश्वास रखता है, जबकि ये जो दूसरे समाज के उग्रवादी लोग हैं, शांति प्रिय तो ये कुछ ज़्यादा ही हैं। ये दोनों ही समाज शांति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं और हिंसा को ही सर्वोत्तम मानते हैं। अगर मणिपुर को आज नहीं बचाया गया तो भविष्य में जैसे आज लोगों पर प्रश्न उठाए जाते हैं कि जब कश्मीर जल रहा था तब उन्होंने क्या किया, ऐसा ही फिर को एक प्रश्न उठेगा कि जब मणिपुर जल रहा था तब आपने क्या किया या उस सरकार ने क्या किया। तो ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम जन सामान्य की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इतना जागरूक बनाएं कि इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में ना हो पाएं। जय हिंद, जय भारत।